हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीचिंग ऑफ इंग्लिश। बिकॉज ऑफ DSSB का एग्ज़ाम होने ही वाला है, तो हम अभी 3-4 वीडियोस ऐसे लेकर आएंगे जो टाइम तो उसमें ज़्यादा लग सकता है, लेकिन एक ही बार में हम कोशिश करेंगे हर सब्जेक्ट को लेकर उसको रिवाइज करने की। मेन पॉइंट्स उसमें हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले टीचिंग ऑफ इंग्लिश में जो बात करने वाले हैं वो ये कि उसके जो 4 स्पेसिफिक एम्स हैं वो कौन कौन से हैं। 4 स्पेसिफिक एम्स में है टू लिसन, टू अंडरस्टैंड, टू स्पीक, टू राइट। सबसे पहले हिंदी में भी अगर आप देखें तो हिंदी टीचिंग में भी आप सबसे पहले सुनते हैं, उसके बाद समझना, उसके बाद बोलना और उसके बाद लिखना। ये 4 एस्पेक्ट्स हैं टीचिंग ऑफ इंग्लिश के। अब अगर एम्स की बात करें तो 2 तरह के एम्स, पहला है अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है एक्सप्रेशन। रिसिप्टिव एंड प्रोडक्टिव। स्पोकन इंग्लिश ये आपके रिसिप्टिव होते हैं, रिटन इंग्लिश यानी कि आप उनको बोलकर या लिखकर जब अपने विचारों को आप प्रस्तुत करते हैं, यहाँ पर आपका हिंदी टीचिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। ये पैसिव कमांड होती है। एक्टिव कमांड में आप सुनते हो और लिखते हो। इन स्पीच और लिखकर ये एक्सप्रेशंस होते हैं, लिखकर या बोलकर जब आप प्रस्तुत करते हो। इसी तरह से अंडरस्टैंड, सुने हुए को और लिखे हुए को पढ़कर जब आप समझते हो। देयर आर इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला है जनरल एम्स, दूसरा है पर्टिकुलर एम्स। जनरल एम्स दीज आर द लॉन्ग टर्म एम्स। ये लॉन्ग टर्म एम्स होते हैं जो कि स्कूलिंग पीरियड के दौरान अचीव किए जाते हैं। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज हैज 4 एस्पेक्ट्स। जब आप लैंग्वेज की स्टडी करते हो तो उसमें 4 एस्पेक्ट्स पर बात की जाती है। पहला है सेमेंटिक एस्पेक्ट, जो कि अंडरस्टैंडिंग से संबंधित है। यहाँ पर आप उसके अर्थ को समझते हैं और उसका रिलेशनशिप बनाते हैं सेंटेंस के साथ। इट डील्स विद कॉम्प्रिहेंशन, एक कॉम्प्रिहेंशन के साथ डील करता है। सेकंड है आपका फोनेटिक एस्पेक्ट। इट डील्स विद द स्पेलिंग। यहाँ पर हमने अंडरस्टैंडिंग को महत्व दिया, यहाँ पर आप स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स की, शब्दों का प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं आप, और स्पेलिंग पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है, थर्ड है ग्राफिक एस्पेक्ट। इससे पहले हमने बात कर ली है सिमेंटिक एस्पेक्ट पर, जो कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल से संबंधित है और जो कि कॉम्प्रिहेंशन के साथ डील करता है। सेकंड हमने फोनेटिक की बात की, जो स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन पर डील करता है। देन थर्ड है ग्राफिक, जहां पर आप समझ जाते हैं ग्राफिक मतलब यहाँ पर राइटिंग एस्पेक्ट की बात हो रही है और जो कि रीडिंग एस्पेक्ट से संबंध होता है। बाकी आपका फोनेटिक कम ग्राफिक, यहाँ पर ये दोनों आ जाते हैं सेकंड एंड थर्ड। इट डील विद रीडिंग एंड एस्पेक्ट, ठीक है, ये रीडिंग एस्पेक्ट पर काम करता है। सेकंड है आपका पर्टिकुलर एम्स। हमने जो पहले बात की, ये 4 एस्पेक्ट जो थे वो आपके जनरल एम से रिलेटेड थे। अब हम पर्टिकुलर पर आ जाते हैं। बिसाइड जनरल एम्स द टीचर शुड हैव डेफिनाइट क्लियर कट एम्स फॉर ईच लेसन। देयर आर कार्ड ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट टर्म एम्स। लेकिन जब पर्टिकुलर की बात आती है तो क्लियर कट टीचर को पता होता है कि कहाँ पर आपको ध्यान देना है, किस एस्पेक्ट पर आपको काम करना है। ये शॉर्ट टर्म होता है, जनरल जो एम्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। दीज ऑब्जेक्टिव शुड प्रिसाइज, एक्सप्रेसिंग एंड क्लियर। ये क्लियर होते हैं। द टीचर may tell about his specific aims to the students. For example, if the teacher desires that his students should own written work, he should first give them oral drill about the written work they have to do subsequently. उसके बाद अगर टीचर चाहता है उसकी रीडिंग इम्प्रूव करना, तो वो क्या करते हैं, अलाउड बाय द स्टूडेंट्स ही मस्ट परफॉर्म ए मॉडल रीडिंग हिमसेल्फ। पहले टीचर खुद परफॉर्म करता है, उस रीडिंग को बताता है, रीड करके उसको सुनाता है, देन बच्चे की रीडिंग उसमें इम्प्रूव ताकि हो सके। ठीक है, बच्चा उसको अलाउड रीड करता है। जैसे टीचर रीड करेगा वैसे ही बच्चा उसको, आपने देखा होगा नर्सरी क्लास में, फर्स्ट क्लास में बच्चों को पहले जब स्पीकिंग सिखाई जाती है तो वर्ड्स पर, स्पेशली बुक्स में भी पीछे एक्सरसाइज में लिखा होता है रीड अलाउड।
टीचर उसको बोल के सुनाता है और बच्चे पीछे पीछे उसको रिपीट करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ये यहाँ पर हम लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, ना सिर्फ इंग्लिश। जब हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं तो यहाँ से आपका हिंदी टीचिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, यानी कि जब बच्चा सीखता है, जो भाषा सीखता है वो नेचुरल होती है। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के साथ आपका थॉर्नडाइक का नाम हर जगह पे जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं द लैंग्वेज इज स्किल विच डिपेंड्स ऑन ए कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, यानी कि भाषा एक कौशल है जो निर्भर करता है लगातार अभ्यास पर। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, बच्चे की रुचि, उसका जो मोटिवेशन है उस पर भी भाषा का जो ज्ञान है, जो समझ है, जो सीखना है वो डिपेंड करता है। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, एच ई पल्मर ने कहा है लैंग्वेज लर्निंग इज एसेंशियली ए हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी एक्वायर न्यू हैबिट्स। जब हम नई आदतें सीखते हैं, उसी तरह से जो नई भाषा हम सीखते हैं वो हमारी आदत पर निर्भर करती है। प्रिंसिपल ऑफ रेशियो एंड सीक्वेंस, स्पीच बिफोर राइटिंग, बेसिक सेंटेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड डेडिकेशन, ये सब आपके जो भी थे वो प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज थे। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो ये भाषा जो है वो एक्सप्रेसिव फंक्शन है, इंफॉर्मेटिव है, डायरेक्टिव है, इंटरेक्शन फंक्शन होता है इसमें, कम्युनिकेशन फंक्शन होता है, इवोल्यूशनरी फंक्शन एंड प्रिजर्वेशन फंक्शन। अब हम भाषा के महत्व पर, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज पर बात करेंगे। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस की भाषा है। सोशल लाइफ इसमें होता है। लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, कोर्ट में इंग्लिश भाषा चलती है। हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज इज द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो भाषा का इतिहास है वो सिविलाइजेशन को भी बताता है। इंग्लिश एज लाइब्रेरी लैंग्वेज, ये लाइब्रेरी की भाषा है। नेक्स्ट इज इंग्लिश एज विस्टा ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड की भाषा है। इंग्लिश इन एजुकेशन, इंटर रिलीजन कम्युनिकेशन, ये सब क्या थे जो इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा मेरिट्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। जो ग्रामर शिक्षण है उसके क्या क्या मेरिट्स है। ग्रामर इज एसेंशियल सो फार फॉर करेक्ट एक्सप्रेशंस in language is concerned. Language is a complex system. It has logic in form of grammar. It gives insight into the structure of language. Systematic जो है वो knowledge होती है, ठीक है, भाषा का। It provides criterion of judging the correctness of language and it is a theory of language। ये जो लैंग्वेज की थ्योरी होती है, ठीक है, ये सब हम ग्रामर की मेरिट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि इसेंशियल होती है किस लिए, करेक्ट एक्सप्रेशन के लिए। कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, इसके लॉजिक को हम ग्रामर की फॉर्म में समझ पाते हैं। और इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, सिस्टमेटिक नॉलेज हमें मिलती है। क्राइटेरियन, किसी भी सही को जज करने की हमें क्षमता भाषा से ही मिलती है, उसकी ग्रामर से ही हम शब्दों को सही तरीके से समझने में सक्षम बन पाते हैं और समझाने में भी। ग्रामर टीचिंग इज एसेंशियल इफ वी वांट टू प्रोसीड फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जब जाते हैं तो वो ग्रामर टीचिंग हमें सीख पाते हैं। इट्स इम्पोर्टेंस इन राइटिंग इज undebatable. It helps in developing many mental abilities such as reasoning, observation and concentration. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सजेशंस फॉर सक्सेसफुल टीचिंग ऑफ ग्रामर। अब हमें जब ग्रामर की सक्सेसफुल टीचिंग करनी है तो उसके लिए क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं। सबसे पहले प्लान होना चाहिए बिफोर हैंड, हमें पढ़ाने से पहले प्री प्लान होना चाहिए। अब ये लेसन प्लान आपको सिखाया गया होगा कोर्स के दौरान। तो मटेरियल शुड बी टेकन फ्रॉम टेक्स्ट बुक, जो भी मटेरियल होगा वो आपको टेक्स्ट बुक से लेना है। द मेथड ऑफ टीचिंग शुड बी चूजन कीपिंग इन व्यू द एज एंड जनरल स्टैंडर्ड ऑफ स्टूडेंट्स। जो भी आप टीचिंग मेथड लेते हैं वो आपको बच्चों की एज के और उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लेना है। आपको पता है आप बड़े लेवल पर या कॉलेज या
सीनियर लेवल पर आप लेक्चर मेथड ले सकते हैं, लेकिन प्राइमरी लेवल पर अगर आप लेक्चर मेथड का यूज़ करते हैं तो वो बच्चों के सिर से गुजरता है। वहाँ पर आप प्लेवे मेथड को इम्पोर्टेंस देते हैं। अप्रोप्रिएट मटेरियल एड शुड बी यूज, जैसे पिक्चर्स, फ्लैश कार्ड्स, सब्सटीट्यूशन टेबल, ये सब आपको यूज़ करने होते हैं। सफिशिएंट स्पोकन एंड रिटन वर्क इज एसेंशियल, ठीक है, ठीक से आप बोल रहे हैं उस चीज़ को, लिखकर आप समझा रहे हैं उस चीज़ को, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है द टीचर शुड बी पर्टिकुलर अबाउट द करेक्शन वर्क इन व्यू द रूल फर्स्ट देन एग्जाम्पल। पहले आप नियम बताते हैं, उसके बाद आप एग्जाम्पल देकर बच्चों को समझाते हैं। फॉर इवेल्युएशन द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट शुड बी यूज, तो आप जब भी इवेल्युएशन करते हैं तो आप महत्व देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को, एमसीक्यू टेस्ट आप बच्चों से लेंगे। नेक्स्ट है आपका मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग। मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, यहाँ पर द स्किल डेवलपिंग राइटिंग इज नोन एज द मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग। जब भी आपकी जो स्किल्स होती हैं उसको डेवलप करते हैं तो मैकेनिक्स के अंडर वो आता है। इट इंक्लूड्स, ये यहाँ पर पहला है यूज द मूवमेंट ऑफ हैंड, बच्चों की हैंड की मूवमेंट क्या है। टू नो हाउ टू मेक स्ट्रोक्स विद प्रॉपर हैंड मूवमेंट, to learn how to give proper spacing between letters, word and sentences। हम बच्चों को बताते हैं ना कि बेटा इसके बाद इतना गैप दीजिए, इतना गैप दीजिए। To learn how to make letters of the right and appropriate size, लेटर्स को सही और जो साइज देना है वो क्या होना चाहिए। To learn the proper use of capital letters, to learn proper use of punctuation, लर्न हाउ टू राइट इन कर्सिव राइटिंग, ये सब आपके जो राइटिंग स्किल्स होती हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। स्किल डेवलपमेंट करने के लिए जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है वो सब कुछ है कि हैंड की मूवमेंट क्या होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रोक्स कैसे लगनी चाहिए, स्पेस बिटवीन लेटर, वर्ड एंड सेंटेंसेस, उसके बाद राइट एंड अप्रोप्रिएट साइज लेटर्स का, कैपिटल लेटर्स का प्रॉपर यूज होना, पंचुएशन और कर्सिव राइटिंग आप कैसे करेंगे। देन हम आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एंड रीडिंग। रीडिंग और टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पहला है टू एनेबल द पीपल टू प्रोनाउंस वर्ड करेक्टली, शब्दों को सही से प्रोनाउंस करना। टू एनेबल देम टू अंडरस्टैंड, उनको समझना, उसके मीनिंग्स को समझना, शब्दों के और वाक्यों के। इंटरप्रेट सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ्स। Then to enable them to form the habit of reading from some definite purpose, ठीक है, उसको पढ़ने के लिए एक पर्पस क्या है वो उनको बताना। नेक्स्ट है यूज आइडियाज गेन फॉर रीडिंग इन अदर सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में जब आप पढ़ते हैं तो उनको एक आइडिया देना। टू एनेबल देम टू रीड इजीली, फ्लुएंटली एंड रैपिडली विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी समझ के साथ आसानी से फ्लुएंटली वो पढ़ पाएं। स्टूडेंट्स टू रीड मटेरियल इन इंग्लिश आफ्टर स्कूल लाइफ, बच्चों को इंग्लिश पढ़ पाने के लिए स्कूल लाइफ के बाद तैयार करना। बुक्स, रिपोर्ट्स, मैगजीन्स, नॉवेल्स, ड्रामा, न्यूज़पेपर, ये सब बच्चे पढ़ें, ठीक है। टू एनेबल देम टू रीड विद क्लियर एक्सप्रेशन, पढ़ने के साथ साथ उनके एक्सप्रेशंस भी हो और प्रोनाउंसिएशन भी हो। पीपल टू टेक प्लेजर इन रीडिंग, पढ़कर वो खुशी प्राप्त करें या खुशी से पढ़ पाए। टू विडन आई स्पैन विच मीन्स द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट अवर आई सी इन वन कंप्लीट मूवमेंट, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मेथड ऑफ टीचिंग एंड रीडिंग की। अभी तक हमने इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज कर लिया है, सुजेशन दिए हैं, मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, ऑब्जेक्टिव सभी हम कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड रीडिंग। अब हम मेथड्स को जानेंगे, किन किन मेथड से हम बच्चों को रीडिंग जो है वो सिखा सकते हैं। पहला है
अल्फाबेट मेथड, दूसरा है फोनिक मेथड, देन वर्ड मेथड, फ्रेज एंड सेंटेंसेस। एक तरह से सीक्वेंस बन गया है। बच्चों को पहले अल्फाबेट सिखाते हैं, फिर फोनिक, देन उसके बाद हम वर्ड पर आते हैं, फ्रेज पर आते हैं और सेंटेंस पर आते हैं। लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू डेवलप स्किल इन कॉम्प्रीहेंशन। द टीचर शुड टेक फॉलोइंग स्टेप्स टू डेवलप द स्किल इन कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स। गिव डिक्टेशन, बच्चों को डिक्टेशन दीजिए। When the pupil read aloud, बच्चे जब जोर जोर से पढ़ते हैं, check up to see that they have grasped the sentence sense of what they have read। यानी कि वो उस चीज को सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि समझ भी रहे हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं। इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड्स इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। उनको नए नए शब्दों से अवगत कराइए अर्थ के साथ। गिव प्रैक्टिस इन फाइंडिंग ए सुटेबल टाइटल टू द पैसेज दैट हैज बीन रीड। जो पैसेज वो पढ़ रहे हैं वो उनको सुटेबल टाइटल देने में भी सक्षम बने। आफ्टर ए पोएम हैज बीन रिसाइट, गेट द pupils to illustrate it in a series of sketches. Read a story slowly, deliberately. As the story is being read, get a group of children to perform dumb action on it, while the rest of the class judges appropriateness of these actions। यानी कि यहाँ पर बताया कि बच्चे जब स्टोरी पढ़ रहे हैं तो बाकी बच्चे क्या करेंगे, ग्रुप्स बना देंगे बच्चों का, कुछ बच्चे परफॉर्म करेंगे और कुछ बच्चे उनको जज करेंगे कि उन्होंने एक्शन सही से किए, रीड सही से किया, इस तरीके से। Pupil may be asked to locate these sentences which best gives the central ideas. Get the pupils frame a question for which the passage read, provide the answer। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, उसी एक्शन पर, उसी जो भी बच्चे कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं पैराग्राफ, उस पर से कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे उस पैसेज से और कुछ बच्चे उसका आंसर देंगे। When a number of paragraphs have been studied, ask the question, which paragraph tell us about? And let the pupil try to locate the paragraph. Ask the pupil to give the gist of what they have read or heard। अब बच्चों से वो पूछ सकते हैं कि उन्होंने पैराग्राफ में क्या सुना और क्या पढ़ा। टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब हमारे पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या हो सकते हैं या क्या होने चाहिए। तीन तरीके से हमारे पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं। पहला है ऑडियो टीचिंग एड्स, दूसरा है आपका विजुअल टीचिंग एड्स और तीसरा है ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो जो सिर्फ आप सुन सकते हैं, विजुअल जो सिर्फ आप देख सकते हैं, ऑडियो विजुअल जो आप देख भी सुन सकते हैं और सुन भी सकते हैं। आगे हम इसको करते हैं कंटिन्यू। जब हम ऑडियो टीचिंग की बात करते हैं तो उसमें आपका टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ग्रामोफोन, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ऑडियो टेप्स, ये सब आ जाते हैं। विजुअल टीचिंग में आपके प्रिंट्स आ जाते हैं जैसे टेक्स्ट बुक, मैगजीन, नॉन प्रोजेक्टर, 2 डायमेंशनल, ग्राफ्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, ये आ जाते हैं। 3 डायमेंशनल आ जाते हैं, मॉडल्स, डायग्राम्स, ये सब आ जाते हैं और प्रोजेक्टेड स्किल्स आ जाते हैं। फिल्म स्ट्रिप्स आ जाते हैं, ओवरहेड, ट्रांसपेरेंट्स और माइक्रोफिल्म्स, ये आ जाते हैं। ऑडियो विजुअल की बात करें तो ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल, यहाँ पर ये डिफरेंस आप इजीली देख सकेंगे और उसको आसानी से समझ भी सकेंगे। ऑडियो एड्स में आपके रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एग्जाम्पल देकर कि ये कौन सा एड है या इसका कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है या कौन सा नहीं है। ये देखिए, टेक्स्ट बुक, मैगजीन, न्यूज़पेपर, एनसाइक्लोपीडिया, ग्राफ, चार्ट, पिक्चर्स, कार्टून, मॉडल, डायग्राम, फिल्म स्ट्रिप, प्रोजेक्टर और ट्रांसपेरेंसी। ऑडियो विजुअल में आपका टेलीविजन, मूवीज, वीडियो कैसेट, क्लोज सर्किट और टेलीविजन, ये सब आ जाते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट कहेंगे हम इसको, इवेल्युएशन। इवेल्युएशन इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। इवेल्युएशन, अब आपने सब कुछ पढ़ा दिया, बच्चों को समझा दिया, लास्ट में आपको इवेल्युएशन करना है तो इसमें पहले तो कैरेक्टरिस्टिक पर हम बात करेंगे, पेडागोजिकल एनालिसिस, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पहला है टीचिंग एज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। जो शिक्षण है वो क्या है, आर्ट के साथ साथ
विज्ञान भी है। Then it uses artistic sense as well as effective observation, यानी कि artistic sense के साथ साथ effective observation भी है। It involves emotions, feelings and actions। देखिए आपकी कोई भी विचार है, आपकी कुछ भी इमोशंस है, फीलिंग्स है, तो उसको किस के माध्यम से, आप भाषा के माध्यम से ही तो डिफाइन करते हैं ना, बातों को अपनी शेयर कर पाते हैं। इट इंक्लूड्स एटीट्यूड, वैल्यू एंड बिलीव्स। इट एनालिसिस टीचिंग इनटू इट्स कंपोनेंट्स। अब बात आती है जब कंपोनेंट्स पर, तो हम करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग। कंपोनेंट ऑफ टीचिंग में आपके 4 आते हैं, टीचर, टॉट, ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है टीचर। इसमें टीचर होता है, वो पढ़ाता है, उसका कुछ उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को वो कैसे पूरा करता है, कंटेंट के माध्यम से। इम्पोर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन इन इंग्लिश। जब आप इंग्लिश में इवेल्युएशन करते हैं तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। टेस्ट इन इंग्लिश आर एसेंशियल एज द टेस्ट इन द अदर सब्जेक्ट्स। जिस तरीके से आप दूसरे सब्जेक्ट्स को टेस्ट करते हैं, उसी तरह से इंग्लिश के टेस्ट का भी अपना एक महत्व है। यहाँ पर 4 जो एम्स हैं उनकी बात की गई है। पहला है बच्चे अंडरस्टैंड कर पाते हैं स्पोकन इंग्लिश को वो बोल पाते हैं, रिटन इंग्लिश, और सही भाषा में लिख पाते हैं। ठीक है, सही लिख पाते हैं, लिखी हुई को समझ पाते हैं, बोल पाते हैं, और जो आपने बोला है उसको समझ पाते हैं। ये 4 इसके एम्स हैं इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन। फंक्शंस क्या है, डायग्नोसिस है, प्रेडिक्शन है, ग्रेडिंग है, गाइडेंस है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या होता है, दोज टेस्ट विच हेल्प अस टू एनालिसिस individual strength and weakness in a subject matter, hence to suggest cause and remedies for the difficulties। यानी कि डायग्नोस्ट में क्या करते हो आप, बच्चे की स्ट्रेंथ को, वीकनेस को पता लगाते हो और साथ साथ उसको सुजेशन भी देते हो, उसके कारण बताते हो, उसको रेमेडीज भी देते हो कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करते हो। ठीक है, क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड अचीवमेंट टेस्ट। अब यहाँ पर अचीवमेंट टेस्ट की कुछ क्वालिटीज की बात हो रही है, तो ये है ए गुड टेस्ट लिस्ट ओनली व्हाट हैज ऑलरेडी बीन टॉट बाय द टीचर एंड द टेस्ट ऑलवेज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टीचिंग। तो 2 यहाँ पर मुख्य बातें आई हैं कि टेस्ट हमें उसी से लेना चाहिए जो आपने बच्चों को पढ़ाया है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होना चाहिए। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। नीचे यहाँ पर कुछ एंटोनिम्स हैं, ये आप देख लीजिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। एबिलिटी, एब्जॉर्ब, एक्यूमुलेट, अडेप्ट, एडमायरेशन, ठीक है, अट्रैक्ट, अवेयरनेस, अवेक, बैकवर्ड, बिलीफ, ब्लेम, ब्रीड, ब्राइट, काम, कैंसल, चीयरफुल। स्पेलिंग भी कई बार आ जाती है इनमें से। डिलाइट की स्पेलिंग पूछी जा सकती है, डिलीशियस की पूछ ली जाती है, डिस्प्यूट, ड्यूटीफुल, सॉरी, एनकरेज, एंडेंजर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके इनको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे हिंदी को कंप्लीट करने का। 20 to 30 मिनट्स में हिंदी ग्रामर का पार्ट हम करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जानेंगे। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैसे हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है, कितने राज्यों में भाषा हिंदी है, और देवनागरी लिपि कैसी लिपि है, वैज्ञानिक है, सामाजिक है, कैसी है। त्रिसूत्र के बारे में बात करेंगे। उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, संधि और समास में क्या अंतर है, ये सब जानेंगे। और वचन, लिंग, ये सब तो आपको आते ही होंगे, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे थोड़ा सा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बारे में, अलंकार, रस, छंद के बारे में। थैंक यू सो मच। बाकी अपडेट्स के लिए मैं बता चुकी हूँ। वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। गुड लक।